अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, जैसा कि आप पहली वीडियोज़ पे ग्लोबलाइज़ेशन के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने देखा कि ग्लोबलाइज़ेशन एक्चुअली होती क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफ़िनेशन क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस करती है, देन फिर उसकी टाइप्स क्या हैं ग्लोबलाइज़ेशन की और उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। अगर उसके फ़ायदे हैं, तो उसके साथ-साथ कुछ उसके नुकसान भी हैं ग्लोबलाइज़ेशन के। उसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे आज के इस वीडियो में। हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन किन-किन फेजेज़ में डेवलप हुई है, किस-किस तरह से हुई है वो डेवलप। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि ग्लोबलाइजेशन की ये जो फेजेज़ हैं इसको डिजिटली डिवाइड किया गया है। यानी कि इसका जो फर्स्ट फेज़ है उसे आप कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन 1.0, फिर ग्लोबलाइजेशन 2.0, ग्लोबलाइजेशन 3.0 एंड देन फिर जिस दौर में हम अब रह रहे हैं वो है ग्लोबलाइजेशन 4.0। तो इसको डिजिटली डिवाइड किया गया है ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट फेजेस को। ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो पहला फेज कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन का, अगर उसके हवाले से हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसको एरा ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहते हैं, उससे कॉलोनियल एक्सपेंशन का दौर भी कहते हैं, उससे फिर डिस्कवरी ऑफ अमेरिका का दौर भी कहते हैं कि उस दौर में ये तीनों चीज़ें हो रही थी। इसके अलावा फिर उसे एरा ऑफ एंड ऑफ एम्पायर्स भी कहते हैं कि दुनिया में जो बड़ी-बड़ी एम्पायर्स थी, वो उस दौर में ख़त्म हुई, उनका एम्पायर्स जो है वो टूटी और डाउनफॉल पे गई। तो ये भी उसका एक कहा जाता है। फिर उसके अलावा इसको कंटेनर एंड शिपिंग ग्रोथ का एरा भी कहा जाता है। फिर इसमें फर्स्ट रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आई है इसी दौर में। एडवांसमेंट्स इस दौर में हुई हैं, जो फर्स्ट फेज़ ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन है। अगर हम बात करें कि इससे पहले इस दौर से पहले ग्लोबलाइजेशन 1.0 का जो दौर है इससे पहले प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जब हम लोग ट्रेड करते थे तो कोई प्रॉपर ना तो पैकिंग का प्रोसीजर्स उनके पास थे, प्रोसेस था और ना ही ट्रांसपोर्टेशन के कोई प्रोसेस या कुछ इस तरह के उनके पास मीडियम्स थे कि जिसके थ्रू वो ज़्यादा कैपेसिटी में और दूर तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकें। अगर हम उससे पहले देखते हैं कि अब के दौर में अगर हम लोग देखते हैं तो मोर देन 70% जो ट्रेड हो रही है वो पानी के रास्तों से हो रही है और उसमें 60% जो है वो कंटेनर्स के थ्रू होती है। और आप कह सकते हैं कि मोर देन 14 ट्रिलियंस डॉलर की जो ट्रेड है वो पानी के थ्रू, वो पानी के रास्तों से और कंटेनर्स के थ्रू हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको एडवांसमेंट लाई जाए, इसमें प्रोग्रेस की जाए, जो कंटेनर है उसको बनाया जाए और जो ज़्यादा क्वांटिटी में जो आप चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकें। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखते हैं इस दौर से पहले, तो उसमें कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होता था। तो इजिप्ट से चीज़ें अरब वर्ल्ड में लाई जाती थी। वो उसके कैमल्स के ऊपर लाद कर लाई जाती थी, मुख्तलिफ जो क्लॉथ होते हैं उनमें पैक करके या लिपेट के उसमें उस तरह से लाई जाती थी। इस तरह से तो एक तो टाइम कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा थी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम होता था इतनी दूर तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए और फिर उसके अलावा कोई क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा वो नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकती थी। तो उसके लिए फिर ये बहुत ज़्यादा मसाइल थे। फिर अगर हम उससे बहुत सालों पहले अगर हम लोग देखते हैं, तो कुछ चीज़ें जो ग्रीक वर्ल्ड से दुनिया के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट की जाती थी, तो वो एक एम्फर्स होते हैं, जो सुराहीनुमा बर्तन होते हैं, जिसमें डालकर वो ग्रेन्स, वाइन एंड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते थे दूसरी जगहों पे। तो वो तो एक तो टाइम कंज़म्पशन उसमें भी बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा फिर उसमें क्वांटिटी भी उतनी नहीं आप ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। तो उसमें जिद्दत लाने के लिए, उसमें उसके मयार को बेहतर बनाने के लिए फिर कुछ प्रोग्रेस हुई ग्लोबलाइज़ेशन 1.0 का जो है इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यूएस आर्मी जो है उन्होंने छोटे साइज़ के कंटेनर्स बनाने शुरू किए कि उसमें अपने वेपन्स को रख के वो ट्रांसपोर्ट कर सकें जो यूएस आर्मी के दूसरे यूनिट्स होते हैं उन तक पहुँचाने के लिए या दुनिया में कहीं और अगर उनकी आर्मी डिप्लॉयमेंट है तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो उनके मिलिट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं या वेपन्स होते हैं उसको उन कंटेनर्स में बॉक्सेस में रख के ट्रांसपोर्ट कर सकें दुनिया में। तो उस आइडिया को देखते हुए यूएस आर्मी के इस ट्रांसपोर्टेशन के आइडिया को देखते हुए यूएस एक बिजनेसमैन थे मैल्कम मैकलेन, उन्होंने 1956 में कंटेनर्स को डेवलप करना शुरू किया। बड़े साइज़ के कंटेनर्स बनाए कि उसमें चीज़ों को रख के दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रेड की जा सके। टाइम भी कम कंज़्यूम होगा इसमें और ज़्यादा क्वांटिटी में और बेहतर तरीके से आप दुनिया के दूसरे कोनों में अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचा सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वो जो कंटेनर सबसे पहले उनकी तरफ से बनाया गया था, वो तकरीबन 33 फीट उसकी लेंथ थी और 8 फीट तक वो चौड़ा था। जो
फर्स्ट कंटेनर उनकी तरफ से डेवलप किया गया था। अगर हम लोग देखते हैं कि कंटेनर्स की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो आप रिसेंटली देख सकते हैं कि 2021 में एक शिप जो था वो स्टक हो गया था सुइज कैनल में। अब आपको पता है कि सुइज कैनल में ग्लोबल एकदम वर्ल्ड्स 12% जो है वो उस रास्ते से ट्रेड होती है वहाँ पे। तो वो जो शिप वहाँ पे स्टक हुआ, 6 दिन तक इंटरनेशनल ट्रेड जो उस रास्ते से हो रही थी वो रुकी रही, जिसकी वजह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का दुनिया में ट्रेड का नुकसान हुआ है। ठीक है। और उस शिप की कैपेसिटी इतनी थी कि उसमें 20,000 कंटेनर जो है वो एक टाइम में रखे जा सकते। तो अब के दौर में उसके बाद अब जो कंटेनर है सबसे बड़ा दुनिया में कहा जाता है, वो जो स्विस कैनल में स्टक हुआ था उसको एवर गिवन उस शिप का नाम था। अब जो इस टाइम पे सबसे बड़ा शिप है जो ट्रेड के लिए यूज किया जाता है, उसमें तकरीबन 24,000 के करीब कंटेनर जो हैं वो आ सकते हैं उस शिप। लेकिन एक और प्रोग्रेस जारी है कि 2030 तक एक ऐसा शिप आ जाएगा जिसमें इससे ज़्यादा, इससे 50% ज़्यादा जो कंटेनर्स हैं वो उसमें आ सकेंगे, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और ज़्यादा क्वांटिटी को जो है वो दुनिया तक पहुंचाया जाए इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से। तो ये आप कह सकते हैं। और ये वो दौर है ग्लोबलाइजेशन 1.0 का, कि जिसमें कहा जाता है कि बरतानिया जो है पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा था जियोग्राफिकली। वो उनका जो कॉलोनियल एक सिस्टम है वो एक्सपेंड कर रहा था उस दौर में, वो अपनी कॉलोनियलिज्म को बढ़ा रहे थे उस दौर में। और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही थी उस दौर में वहाँ पर, तो उसके दोनों की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से और जोग्राफिकल उनकी जो एक स्टैब्लिशमेंट थी कॉलोनियलिज्म की, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दिया था उन्होंने दुनिया को वहाँ पे। उसमें देखते हैं कि उस दौर में इंडस्ट्रियल वेविंग मशीन भी आई, उस दौर में स्टीम इंजन भी आया, उस दौर में प्रेस भी इजाद हुआ यूरोप में। तो ये सब चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि उस दौर में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, जो कि 1715 से लेके 1814 तक का जो दौर था, उस दरमियान में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। तो इस वजह से वो बरतानिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो रहा था और उस दौर में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी किया बरतानिया ने अपने कॉलोनियल जो उनका एक प्रोसेस था उसको। फिर उसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन 2.0 का एरा। ग्लोबलाइजेशन 2.0 का जो एरा है उसे एरा ऑफ इंपीरियलिज्म भी कहते हैं। उसमें जो इंपीरियलिज्म है वो प्रमोट हुआ उस दौर में, इंपीरियलिज्म जो है वो एक्सपैंड किया उस दौर में। फिर इस दौर में सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आती है, जो आप कह सकते हैं कि 1870 से लेके 1914 तक का जो है, इस दौरान वो सेकंड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने काफ़ी बूस्ट मिला इस दौर में उसे। और 1914 में ख़त्म होने का या कुछ एक उसमें जो वक्ती तौर पर रुकावट आई वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो एक प्रोसेस है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो रुक गया उस दौर में। अब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि जो आपकी मैनुअल, जो आपकी ह्यूमन लेबर थी वो कन्वर्ट हो गई थी उसके बाद मशीनरी पे। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आती है ग्लोबलाइजेशन 2.0 में, इसमें क्या होता है, कुछ नई एडवांसमेंट्स होती हैं दुनिया में, प्रोग्रेस होती है। इसमें आपका वाटर सप्लाई सिस्टम आता है, सीवरेज सिस्टम इसमें इम्प्रूव होता है आपका, फिर इसमें पेट्रोलियम, केमिकल्स और इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आती है। इसमें टेलीग्राफ आता है, इसमें दुनिया में उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टेलीग्राफ सिस्टम को। तो ये चीज़ें एडवांसमेंट्स इनमें आती हैं। फिर इसके बाद जब आप देखते हैं ये प्रोसेस आगे चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर एक नया एरा स्टार्ट होता है, क्योंकि दुनिया में यूएस एक नए हेजमॉन के तौर पर दुनिया के सामने आता है। कुछ खास किस्म की नॉर्म्स को दुनिया में प्रमोट किया जाता है यूएस की तरफ से, जिसमें डेमोक्रेसी, वेपनाइजेशन, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा कैपिटलिज्म, इन चीज़ों को दुनिया में प्रमोट किया जाता है यूएस की तरफ से, स्पेशली उनको एक तरफ टैकल करने के लिए कम्युनिज्म को, इन नॉर्म्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। आपको पता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही वेपनाइजेशन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू होती है। एक जो आर्म रेस है वो दुनिया में तेज़ी से फैलना शुरू होती है। उसके अलावा फिर नए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आप देखेंगे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनते हुए आपको नजर आएंगे। वो यूएनओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आपको मिलते हुए नजर आएंगे। जैसे कि हमने पहले बात की कि एज ऑफ इंपीरियलिज्म भी इसे कहते हैं, लेकिन जब ये इंस्टीट्यूशंस बने, यूएनओ बना, स्पेशली जो वर्ल्ड बैंक बना या आईएमएफ बना,
उसके बाद एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई दुनिया में सामने आई जिसे न्यू इम्पेरियलिज्म कहते हैं। पहले इम्पेरियलिज्म में ये था कि बादशाह होती थी, वो अपनी जो एक रियासत होती थी उसको एक्सपैंड करते रहते थे, कब्जा कर लिया किसी जगह पर, उसको अपनी जो एक सल्तनत है उसे एक्सपैंड कर लिया गया दूसरों पर एक डोमिनेंस बनाने के लिए। लेकिन इस दौर में चूंकि वो उस तरह से नहीं हो पा रहा था, जब इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन बन जब वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन बने हैं, कॉपरेशन के लिए दुनिया में बने हैं, तो उसमें इन इंस्टीट्यूशंस को, जो बड़ी पावर्स थी उनको यूज किया गया, दूसरी जो वीकर कंपैरेटिवली वीकर स्टेट्स होती थी उनको उन पर अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए खास किस्म की पॉलिसीज बना के उनकी तरफ से, जिस तरह आईएमएफ एक खास पॉलिसीज बना के गरीब ममालिक को कर्जे देता है और फिर उन पर अपनी एक डोमिनेंस बनाए रखता है। तो ये इनडायरेक्टली जो वर्ल्ड पावर्स होती हैं वो इन इंस्टीट्यूशंस की तरफ से के थ्रू दुनिया के जो छोटे ममालिक होते हैं उन पे अपनी डोमिनेंस बनाने की कोशिश करती हैं। तो इसे हम लोग कहते थे कि ये न्यू इंपीरियलिज्म है। फिर उसके बाद ये वही दौर है कि जिसमें एशियन टाइगर एशियन टाइगर्स का राइज हुआ, जिसमें हांगकांग आ जाता है, ताइवान आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है। इनकी इकोनॉमीज जो है बूस्ट हुई, और इस दौर में उनकी जो ट्रेड थी उन्होंने उसको बढ़ाया और एक इकोनॉमिक पावर्स के तौर पर दुनिया के सामने है, इसलिए इन्हें एशियन टाइगर्स कहा जाता है। दुनिया के जो कोर पार्ट्स थे वहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, डी अर्बनाइजेशन हुई वहाँ पे, और फिर आउटसोर्सिंग हुई। आउटसोर्सिंग क्या होती है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दुनिया के बड़े ममालिक में या किसी भी मुल्क में जब एक सर्टन लेवल तक वहाँ पे एयर पोल्यूशन आ जाता है वहाँ पे, तो फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ जाता है, तो उसको वहाँ पे फिर इंडस्ट्रीज को मजीद नहीं लगाया जा सकता है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज होती हैं, जब एक सर्टन लेवल तक उनका वहाँ पे एयर पोल्यूशन आ जाता है, तो वो फिर उसको अपनी इंडस्ट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में शिफ्ट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं कि आउटसोर्सिंग करना, किसी अपनी इंडस्ट्रीज को आउटसोर्स कर देना। तो ये चीज़ें इसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आता है। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से दुनिया को जो फेजेस हैं उसको तकसीम करते हैं, वो 3 फेजेस में आप देखते हैं कि पहला प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है कि जिसमें इंडस्ट्रीज नहीं थी, एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जो इकोनॉमीज वो बेस कर रही थी, उन पर डिपेंड कर रही थी। उसके बाद फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आता है जिसमें इंडस्ट्रीज बनी, उन्हें बूस्ट मिला, बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया गया दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू। लेकिन कहा जाता है कि उसके बाद का जो दौर है, जिस दौर में हम रह रहे हैं, वो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस ये है कि इसे पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर इसलिए कहा जाता है कि अब दुनिया में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा, वो प्रोडक्शन से ज़्यादा सर्विसेज से रेवेन्यू जनरेट होता है दुनिया में। यानी कि पहले प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर है जिसमें इंडस्ट्रीज ने, प्रोडक्शन ने जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू किया। अब दुनिया जो है वो दाखिल हो चुकी है पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, कि अब जो दुनिया में रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्शन से ज़्यादा सर्विसेज से जनरेट हो रहा है। मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज आप दे सकते हैं, उसके बदले में आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है। अब कह सकते हैं कि दुनिया में अब फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये इसकी एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी सर्विसेज हैं दुनिया में दी जा रही हैं जिसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है दुनिया में। फिर उसके बाद दौर आता है ग्लोबलाइजेशन 3.0 का, जिसमें थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें बहुत सी नई टेक्नोलॉजी अब दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है इसमें, 3D टेक्नोलॉजी आती है, एआई आती है, साइबर सिक्योरिटी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, इसमें इसमें रोबोटिक्स आते हैं, इसमें बहुत सारी और चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा इसमें नैनो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसमें बायोटेक को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इस दौर में। अगर हम कहते हैं कि पहली जो 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई हैं और जो तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसमें कुछ डिफरेंस है। जी हाँ, इसमें डिफरेंस है। पहली जो 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आई हैं वो कहा जाता है कि वो सिर्फ यूरोप एंड यूएस तक महदूद थी। उसका फ़ायदा ज़्यादातर जो हुआ है वो यूरोप को हुआ या फिर यूएस को हुआ है। लेकिन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी, इसका स्कोप और इसका जो एक आप कह सकते हैं कि एक दायरा कार था वो उससे ज़्यादा था। इससे पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हुई है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से ये थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैली है। इसमें दुनिया ने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी वहाँ तक भी इनके असरात गए हैं। और ये कहा जाता है कि थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी उससे बाकी जो पीछे 2 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ चुकी हैं उससे 10 गुना ज़्यादा दौलत जनरेट की गई है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में थाउजेंड्स ऑफ
ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सामने आई और ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई। उसके अलावा जॉब क्रिएशन हुई, पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से काम किया गया इसमें। उसके अलावा फिर फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप हुआ। फिर उसमें फ्री फ्लो ऑफ लेबर जो है वो हुई कि पूरी दुनिया में लोग एक ममालिक से दूसरे ममालिक में जाके उन्होंने जॉब्स की, वहाँ पे जो एक लेबर है उसका एक्सचेंज हुआ। तो इस तरह भी एक इंटरडिपेंडेंस जो है वो और ज़्यादा ममालिक के दरमियान में बढ़ी, और जो एक इंटरनेशनल मार्केट है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हुई इस दौर में, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौर में। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं वहाँ पे, इसके कुछ बहुत सारे नुकसानात भी सामने आए हैं। वो एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन के हवाले से, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आए हैं। उसके अलावा फिर एयर पोल्यूशन के हवाले से, ग्रीन गैसेस एमिशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात सामने आए हैं। तो जहाँ पे इसके कुछ फ़ायदे हैं इन फेजेस में हम लोग देखते हैं, तो वहाँ इसके बहुत सारे नुकसानात भी दुनिया के सामने आए हैं। इस दौर में जो जीडीपी ग्रोथ है दुनिया में वो बढ़ी, और पर कैपिटा जो इनकम है वो भी दुनिया में लोगों की बढ़ी वहाँ पे। और इसके अलावा 2 कॉन्सेप्ट्स और आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंटली देखने को मिलेंगे कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट और दूसरा कंज्यूमर सोवरेनिटी। अब इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या है? अब इनफॉर्मल इकोनॉमी को अगर हम लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत सारे ममालिक में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो फ्लो ऑफ वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं, जो उनकी वो डिफ़ॉल्ट के करीब पहुँच चुकी हैं। इसकी क्या वजह है कि दुनिया में उनके मुल्क के अंदर, स्टेट के अंदर फ्लो ऑफ वेल्थ बहुत है, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट्स हैं वो डिफ़ॉल्ट के करीब क्यों हैं, वो स्टेट डिफ़ॉल्ट के करीब क्यों पहुँच गई हैं? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो ज़्यादा हिस्सा है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का है। फॉर्मल इकोनॉमी वो होती है जो डिजिटलाइज़ होती है और जिसका रिकॉर्ड आपकी गवर्नमेंट के पास होता है, जिसके थ्रू टैक्सेस जनरेट किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होती है। उससे जो टैक्सेस हैं वो जनरेट नहीं होते। जब टैक्सेस जनरेट नहीं होंगे, आपकी गवर्नमेंट के पास, आपकी स्टेट के पास वो नहीं जाएँगे, तो उस इनफॉर्मल इकोनॉमी का फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है स्टेट को। तो जितनी देर तक पूरा रिकॉर्ड और पूरा डिजिटलाइज सिस्टम नहीं होगा और पूरा जो एक रिकॉर्ड है वो आपके स्टेट के पास नहीं होगा, तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो नुकसानदेह होगी किसी स्टेट के लिए। तो ये कहा जाता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है उसका स्टेट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब उसकी मिसाल ये देख सकते हैं कि जो ब्लैक मनी होती है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाती है। जो स्मगलिंग हो रही है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाती है। इसके अलावा जो अंडरवर्ल्ड जनरेट कर रहे हैं पैसा, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी आती है। यानी कि जितनी भी ब्लैक मनी होती है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाती है। उससे टैक्सेस जनरेट नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं होते गवर्नमेंट के। तो इसलिए कहते हैं कि उसका फ़ायदा नहीं नुकसान होता है स्टेट का। तो उसको जितनी जल्दी डिजिटलाइज किया जाए सिस्टम को, उसको टैक्स नेट में लेके आया जाए, तो देन फिर वो स्टेट के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। फिर कंज्यूमर सोवरेनिटी क्या होती है? कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है कि इस ट्रेड के और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड जो एक्सपैंड कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे, अब बहुत ज़्यादा इनपुट हो गया कंज्यूमर्स का भी, जो प्रोडक्शन दुनिया में हो रही है। अब वो किस तरह से इनपुट हो गया उनका, कि कहा जाता है कि दुनिया में अगर कोई चीज़ बन रही है, अगर उसको कंज्यूमर्स जो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो वो प्रोडक्शन उस चीज़ की कम कर दी जाएगी। इसे एरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन भी कहते हैं। कि इस दौर में जो है वो कॉलोनीज़ जो हैं वो दुनिया में ख़त्म हुई और बहुत सारी नई स्टेट जो हैं वो दुनिया के नक्शे पे सामने आई और उन्होंने उनको इंडिपेंडेंस मिली है। अगर हम लोग देखते हैं कि इसको 3 फेजेज़ में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि दुनिया में जो कॉलोनियलिज़्म का सिस्टम है वो ख़त्म हुआ और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट जो इंडिपेंडेंस जिनको मिली है, उनको 3 फेजेज़ में हम लोग देख सकते हैं। एक पहला फेज़ है जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था। तो नई एक कॉन्सेप्ट सामने आया था नेशन स्टेट सिस्टम का। बहुत सी जो स्टेट्स हैं वो उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, वो एक फर्स्ट फेज़ था। उसके बाद जो सेकंड फेज़ कहा जाता है वो कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो दुनिया के नक्शे पे, दुनिया के मैप पे इमर्ज हुई, नई स्टेट्स सामने आई, नई स्टेट्स जो हैं वो उनको इंडिपेंडेंस मिली। तो वो दूसरा फेज़ उसे कहा जाता है। अगर हम बात करें कि तीसरा फेज़ इसका कौन-सा है, तो तीसरा फेज़ कहा जाता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उससे बहुत सारी स्टेट्स जो हैं उनको इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंट हैं बहुत सारी स्टेट्स। तो 3 फेजेज़ में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। कि उसे ईरा ऑफ डीकोलोनाइजेशन भी इसलिए कहा जाता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि इसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के बाद फिर दुनिया में नए-नए इकोनॉमिक जो ब्लॉक्स हैं, वो इमर्ज हुए हैं उसमें। नई-नई ऑर्गनाइज़ेशंस आपके सामने आएँगी। एक
इकोनॉमिक कॉपरेशन के हवाले से, मुख्तलिफ ट्रीटीज़ बहुत सारी इसमें हुई हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के हवाले से। फिर दुनिया जो है वो, यानी कि आप कह सकते हैं कि यानी दुनिया एक स्ट्रेटेजिक फेज से निकल के इकोनॉमिक फेज में आ गई। पहले आप देखेंगे बहुत सारी ट्रीटीज जो होती थी वो मिलिट्री कॉपरेशन के हवाले से होती थी, वेपन्स के हवाले से की जाती थी। लेकिन अब के दौर में जो ज़्यादा ट्रीटीज हो रही हैं या ज़्यादा कॉपरेशन की बातें हो रही हैं, इकोनॉमी को लेके हो रही हैं, कॉपरेशन की बातें हो रही हैं। हम एक स्ट्रेटेजिक एरा से निकल के, एक फेज से निकल के अब जो दुनिया है वो अब इकोनॉमिक फेज में जा रही है, ताकि कॉपरेशन को दुनिया में बढ़ाया जा सके, जो पीस है उसको प्रमोट किया जा सके दुनिया में। ग्लोबलाइजेशन 4.0 का एरा कि जिस दौर में हम अब रह रहे हैं, या इसको एरा ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा जो फोकस है दुनिया का वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर है, ताकि दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है उसको फिल किया जा सके, जो पॉवर्टी है उसको कम किया जा सके दुनिया में कोऑपरेशन के थ्रू, और इकोनॉमी को ज़्यादा जो है वो बूस्ट किया जा सके, बूस्ट दिया जा सके उसको। उस हवाले से देखें तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। BRI का लिया गया है, फिर CPEC का लिया गया है, फिर B3W, उसके अलावा बहुत सारे और जो इनिशिएटिव्स हैं, उसके अलावा बहुत सारे और इनिशिएटिव जो हैं दुनिया में लिए जा रहे हैं इकोनॉमीज के हवाले से। तो अब दुनिया जो है डेवलपमेंट की तरफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। इसको कनेक्टिविटी का दौर कहते हैं कि दुनिया में जो है वो कनेक्टिविटी जो बढ़ाई जाए, जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसे बढ़ाया जाए। इसलिए इस CPEC को आप देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसके अलावा नेपाल को CPEC में शामिल करने के लिए उनको एक अलहदा कॉरिडोर जो है, जिसे डिजिटल ग्लोबलाइजेशन का दौर भी कहते हैं। इसमें बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा निकल के सामने आई है, और इसके अलावा रोबोटिक्स जो है वो सामने आए हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो दुनिया के सामने आए हैं, क्योंकि इस दौर में हम लोग रह रहे हैं। इस दौर में जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो भी इकोनॉमिक लॉस को या ह्यूमन लॉस को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं वॉर्स की सूरत में। तो दुनिया में जो जंगें भी लड़ी जा रही हैं उसके हवाले से भी नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जैसे फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं, हाइब्रिड वॉर कहते हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कॉन्सेप्ट सामने आ रहे हैं। फिर इस हवाले से जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कही जाती है कि दुनिया अब वेस्टर्न सेंट्रिक से होके अब दुनिया हो गई है ईस्टर्न सेंट्रिक, यानी कि जो अब फोकस है दुनिया का वो अब वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है बल्कि ईस्टर्न वर्ल्ड है। जब से चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है वो दुनिया की ट्रेड में, इकोनॉमीज में बहुत बूस्ट मिल रहा है चाइना को। तो उसके बाद से दुनिया में कहा जा रहा है कि दुनिया अब वेस्टर्न सेंट्रिक नहीं रही बल्कि ईस्टर्न सेंट्रिक होगी। अब ज़्यादा फोकस इस रीजन पे है, दुनिया के ईस्टर्न पार्ट पे ज़्यादा फोकस है दुनिया का। तो ये हमारे थे, हमने मुख्तलिफ फेजेस जो थे ग्लोबलाइजेशन, हमने जो मुख्तलिफ फेजेस थे ग्लोबलाइजेशन के, जो डिजिटल फेजेस थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें। और नेक्स्ट में हम कुछ और टॉपिक्स को लेके आएंगे, कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आपके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। ग्लोबलाइजेशन के इस मुकाम पर जहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अब, इंसान ने इसके लिए बहुत तवील सफ़र तय किया है, लेकिन शायद ये भी अभी मंजिल नहीं है। अभी सफ़र बाकी है और बहुत सफ़र तय करना है इंसान को आगे। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकुन।